Good morning, one and all. I'm Dr. Kiran Deshwal, Assistant Professor English. Today, in this video lecture, I will teach you a prayer for my daughter composed by W.B. Yeats. Before starting the poem, let us have a brief introduction of the poem. A Prayer for My Daughter is a poem by William Butler Yeats. Let me tell a little bit about William Butler Yeats. विलियम बटलर यीट्स वॉज बोर्न इन 1865, 1865 में इनका जन्म हुआ था एंड ही डाइड इन 1939 जस्ट व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब उनकी डेथ हो गई थी। 2 years older than Rupert Brooke, was lucky enough to outlive him and thus escape the label Georgian. Yeats is a modern poet. 1900 के बाद जो भी लिखे वो मॉडर्न पोइट कहलाते हैं। तो यीट्स एक मॉडर्न पोइट हैं। ए प्ले राइट, एक ड्रामेटिस्ट हैं, उन्होंने ड्रामाज भी लिखे हैं। ए थिंकर एंड अ मैन एसोसिएटेड विद द आयरिश मूवमेंट। ही वॉज इन लव विद मॉडगॉन, मॉडगॉन से वो प्यार करते थे एंड दिस रिलेशनशिप लेड हिम टू टेक पार्ट इन कल्चरल रिवाइवल सिम्बोलाइज्ड बाय द एबी थिएटर। एबे थिएटर के द्वारा जो कल्चरल रिवाइवल शुरू किया गया उसके वो एक हिस्सा थे। ऑलवेज अट्रैक्टेड टू मैजिक इन लेटर लाइफ, ही रोट अ बुक ऑन ऑकल्ट फिलोसफी, अ विजन, wherein he worked out in detail a theory of cynical recurrences in history and expressed the view that the Christian phase in history was about to end. उनका ये मानना था कि इतिहास में क्रिश्चियन फेज जो है उसका अब अंत होने वाला है। To give way to a pagan and an aristocratic cycle, Yeats was a poet in the romantic tradition, concerned alike with the imagination and the physical. There is a poem in this very anthology written by Auden at the time of Yeats' death. In India, the Tagore-Yeats literary friendship is a connection which still survives. भारत के राइटर रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी उनकी एक फ्रेंडशिप थी। So let us talk about the poem. A Prayer for My Daughter is a poem by William Butler Yeats ने इस कविता को लिखा है। Written in 1919, इसको 1919 में लिखा गया था। Students remind this, write this, आप ये अच्छे से याद कर लें कि ये कविता 1919 में लिखी गई है। And published in 1921, 1921 में ये प्रकाशित हुई as part of Yeats collection, और जिस संग्रह में ये कविता प्रकाशित हुई उसका नाम है माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। इट इज़ रिटन टू एने को लिखी गई है ये कविता, जो कि हिज डॉटर विद जॉर्ज हाइडलेस, जॉर्ज हाइडलेस उनकी पत्नी जो थी उन्होंने उनकी बेटी एन को जन्म दिया था। whom Yeats married after his last marriage proposal to Mordaunt was rejected in 1916. W.B. Yeats मॉडगॉन से प्यार करते थे पर मॉडगॉन ने हर बार उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और जब लास्ट टाइम उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तब उन्होंने जॉर्ज हाइडलेस से शादी कर ली थी और उसी से उनको ये बेटी पैदा हुई थी। Yeats wrote the poem while staying in a tower at थॉर बैलियल में रहते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है। ड्यूरिंग द एंग्लो-आयरिश वॉर, 2 days after Anne's birth on February 26, 1919, the poem reflects Yeats' complicated views on Irish nationalism. इस कविता में आयरिश राष्ट्रवाद, आयरलैंड के राष्ट्रवाद पे भी उन्होंने टिप्पणी की है। Sexuality and is concerned an important work of modernist poetry. ये जो कविता है ये modernist poetry का एक remarkable work माना जाता है। The poem begins by describing Storm, which is a howling, and his newborn daughter sleeping half-hid in her cradle. कविता शुरू होती है तो तूफान आ रहा होता है और उसकी छोटी बेटी, नवजात बेटी सो रही होती है पालने में, क्रेडल यानी पालना, एंड प्रोटेक्टेड समवॉट फ्रॉम द स्टॉर्म, और किसी ना किसी तरह से वो उसको तूफान से बचाना चाहते हैं। द स्टॉर्म विच कैन इन पार्ट बी रेड एज सिम्बोलाइजिंग द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस तूफान को हम आयरिश स्वतंत्रता संग्राम के तूफान से जोड़ सकते हैं। ओवर सडोज द बर्थ ऑफ ईट्स डॉटर एंड क्रिएट्स द पॉलिटिकल फ्रेम दैट सेट्स द टेक्स्ट इनटू हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। In stanza 2, the setting for the poem is revealed as being the tower, a setting for many of Yeats' poems. Tower इस कविता की setting है, थॉर बैलियल टावर जिसमें कवि रहते थे, उनका घर है। Including the book of poems entitled The Tower, और टावर उनकी बहुत सी कविताओं में आता है जो कि एक कविता का तो एक
कविताओं की किताब का टाइटल ही उन्होंने द टावर दिया है, जो 1928 में प्रकाशित हुआ। और ये टावर जो है, घर को टावर कहा गया है जिस घर में ये रहते थे, और उस घर का नाम है दिस इज थॉर बेलियल, एन एंशिएंट नॉर्मन टावर इन गैल्वे में ये स्थापित था, विच यीट्स हैड बॉट इन 1917, और यीट्स ने इस घर को 1917 में खरीद लिया था। एंड वेयर ही इंटेंडेड मेकिंग अ होम, जहाँ वो अपना एक घर बनाना चाहते थे। Conflicts between Ireland and the United Kingdom were common subjects of Yeats's poetry, including his notable poems about the Dublin Lockout, September 1913, and the Easter Rising. David Holdman suggests that this poem carries Ireland at the end of World War I and with the formation of the Irish Republican Army. So let us talk about the structure of this poem. The poem contains 10 stanzas of 8 lines each. इस कविता में 10 पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ में 8-8 लाइन हैं। 2 rhymed couplets followed by a quatrain of enclosed rhyme, और हर में 8 लाइन का स्टेंजा है, तो 4 तो एक तो क्वाट्रेन हो गया और 2 इसमें कपलेट्स हो गए। Many of the rhyme pairs use slant rhyme, इसमें यूज हुई है। The stanza may be seen as a variation on Ottawa rhyme, इसमें यूज किया गया है। An 8-lined stanza used in other Yeats poems such as Among School Children और Sailing to Byzantium में भी इन्होंने इस स्टेंजा फॉर्म को यूज किया है। अगर हम पोइम के मेट्रिकल एनालिसिस की बात करें, मेट्रिकल एनालिसिस ऑफ द पोइम अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट Inerzun proves difficult because he believes it adheres to rhythmical motifs rather than traditional use of syllables in his meter. In stanza 2, Inerzun points out instances where the meter of the poem contains examples of amphibranchic, paracratic, spondic fit. So let us start our poem. Open the poem so that you can get the meaning properly. Once more the storm is howling. एक बार फिर से storm यानी तूफान, is howling गुर्रा रहा है, तूफान साए साए कर रहा है। And half hid under this cradle hood, इस पालने में आधी ढकी हुई, and cover lid कपड़े से ढकी हुई, छोटे बच्चे को जब हम ढक के सुलाते हैं। माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन, मेरी बेटी सोती है, मेरी बेटी सो रही है। देर इज़ नो ऑब्स्टेकल, कोई भी बाधा नहीं है। बट ग्रेगरीज वुड एंड वन बेयर हिल, ग्रेगरी का जंगल है, उसके जो पेड़ हैं वो हिल रहे हैं, और एक जो पहाड़ी है, सूनी पहाड़ी है, वेयर बाय जहाँ पे द हे स्टैक, ये जो हवा है, एंड रूफ लेवलिंग विंड, ये हवा रूफ लेवलिंग है। रूफ लेवलिंग मीन्स खतरनाक है, नरसंहार करने वाली है, हर चीज़ का विनाश करने वाली है। रूफ लेवलिंग मतलब हर चीज़ ये हवा तहस नहस कर रही है। ब्रेड ऑन द एटलांटिक, और ये हवा कहाँ पैदा हो रही है? एटलांटिक महासागर पे। कैन बी स्टेड, इसमें रुका नहीं जा सकता। एंड फॉर एन आवर, 1 घंटे से। आई हैव वॉक्ड, मैं चल रहा हूँ। एंड प्रेड, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लूम दैट इज़ इन माई माइंड, मेरे दिमाग में एक बड़ी भारी चिंता है। आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड, मैं चल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ 1 घंटे से मेरी इस छोटी बच्ची के लिए। एन आर एंड हर्ड, मैं सुनता हूँ। द सी विंड, समुद्र का जो हवा है। स्क्रीम, ये चिल्लाती है, साए साए करती है। अपॉन द टावर, मेरे घर के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, टावर उसका घर है, उसका निवास स्थान है जहाँ कवि रह रहा है। और हवा कहाँ चलती है? एंड अंडर द आर्चेज, आर्चेज होते हैं नीचे से निकलने का रास्ता। ऑफ द ब्रिज, पुलिया जो होता है, अंडरपास जो होता है, उसको नीचे के भाग को आर्चेज बोला जाता है। तो पुलिये के नीचे से जब हवा निकलती है तो साए साए करती है। आप लोगों ने देखा होगा, पुलिये के नीचे से कोई वाहन भी गुजरता है तो साए साए की आवाज़ आती है। तो हवा जब समुद्र की सतह पे चलती है
और जब पुलिया के नीचे से निकलती है तो वो साए साए करती है। एंड स्क्रीम, और ये हवा बहती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है। इन द एल्म्स, एल्म ट्री में, एल्म एक पेड़ का नाम है। अबव द फ्लडेड स्ट्रीम, तूफानी नदी में बहती हुई, नदी जब उफनती है, उफनती हुई नदी के किनारे पे एल्म ट्रीज है। एल्म ट्री बहुत लंबा पेड़ होता है, उसमें से जब हवा गुजरती है तो वो इतना झुकता है जैसे वो टूट जाएगा। इमेजिनिंग इन एक्साइटिंग रेवरी, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। एक्साइटेड रेवरी, यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है, फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन कब होता है? जब कवि जो है यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है, और ऑक्सीमोरोन का यूज़ कवि कब करता है? जब वो दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स को एक साथ रख देता है। जैसे एक्साइटेड रेवरी, एक्साइटेड बहुत उत्तेजित जब हो जाते हैं अपन, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। रेवरी होता है दिवास्वप्न, दिवास्वप्न दिन में जब हम सपने देखते हैं तो हम बहुत शांति से बैठ के आंखें बंद करके देखते हैं, और एक्साइटेड होके तो अपन सपने देख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे दो विपरीत विशेषण को कवि ने एक साथ जोड़ दिया है, जिसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। एक्साइटेड रेवरी, रेवरी कभी भी एक्साइटेड नहीं हो सकती। यहाँ कवि ने एक्साइटेड रेवरी कहा है कि मैं जो हूँ सब भविष्य को भी देख रहा हूँ, पर मैं बहुत उत्तेजित हूँ, बहुत उतावला हूँ, बहुत चिंतित हूँ मेरी बेटी के भविष्य को लेके। क्यों? क्योंकि दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, कि अब विनाश का समय आ गया है, अब वो भविष्य आ गया है। डांसिंग टू ए फ्रेंजिड ड्रम, पागलपन की, पागलपंथी की तरह वो एक ड्रम पे, एक ढोल पे नाचता हुआ आ रहा है, वो सब तहस नहस कर देगा। ये कवि की चिंता यहाँ पे जाहिर हो रही है। आउट ऑफ द मर्डरियस इनोसेंस ऑफ द सी, ये सब कहाँ से निकल के आ रहा है? समुद्र की कातिलाना शांति से। मर्डरियस, कातिलाना, इनोसेंस, निर्दोषपन। समुद्र जो है बड़ा शांत रहता है, बड़ा इनोसेंट लगता है, पर जब लहरें उठती हैं विकराल तो वो सब अपने आप में समा लेती हैं, इसलिए यहाँ पे मर्डरियस इनोसेंस कहा गया है। तो यहाँ पे हमें दो ऑक्सीमोरोन देखने को मिले हैं, एक्साइटेड रेवरी एंड मर्डरियस इनोसेंस। अब वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है, जैसा कि इसका टाइटल है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। तो कवि यहाँ पे अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करता है, और वो क्या प्रार्थना करता है? सबसे पहले वो कहता है, अब लड़की हुई है तो पहली बात लड़की का खूबसूरत होना ज़रूरी है। अगर लड़की खूबसूरत नहीं हुई तो वो खुद में ही सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कवि कहता है मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी, मेरी बेटी को भगवान खूबसूरती प्रदान करे। ग्रांटेड यानी प्रदान करना। एंड यट नोट, पर कवि बहुत ही सावधान है, कहता है कि खूबसूरती प्रदान करे पर इतनी नहीं। यट नॉट ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट, इतनी खूबसूरती नहीं कि किसी अजनबी की आंख उस पर फिसल जाए, मेरी बेटी पे किसी अजनबी की नज़र लगे। और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास, दो ही चीज़ें होती हैं। बहुत खूबसूरत लड़की जब होती है तो या तो कोई अजनबी उसे परेशान करते हैं, या फिर वो खुद घमंडी हो जाती है। बिफोर ए लुकिंग ग्लास, शीशे के सामने देख देख के उसमें खुद में घमंड आता है। तो कवि कहता है मैं चाहता हूँ ना तो लोग उसे परेशान करें उसकी खूबसूरती के लिए, और ना ही मेरी बेटी में घमंड आए। फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत जो हो जाती हैं लड़कियाँ, वो जो हैं घमंडी हो जाती हैं। इसलिए कवि कहता है कि बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसको खूबसूरत बना दिया जाए तो वो लड़की घमंडी हो जाती है। इसलिए कहता है कि कंसीडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एंड, इसलिए हे भगवान मेरी बेटी को एक सफिशिएंट एंड तक ब्यूटी देना, मतलब एवरेज खूबसूरत वो होनी चाहिए, ना बहुत ही कम, बहुत कम खूबसूरत होगी तो मेरी बेटी खुद सेटिस्फाई नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो घमंडी हो जाएगी। तो उसको एवरेज खूबसूरती देना। और अगर सफिशिएंट एंड से ज़्यादा खूबसूरती अगर आ जाती है तो लूज़ नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी
तो लड़की जो है स्वाभाविक दयालुता जो है उसको भूल जाती है। तो यहाँ पे कवि मोडगोन को कह रहे हैं कि मोडगोन ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसने मेरा विवाह का प्रस्ताव बार बार रिजेक्ट किया क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती पे घमंड हो गया था। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी घमंडी हो। तो लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, दिल से निकलने वाली जो इंटीमेसी होती है, जो समीपता होती है, जो क्लोजनेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इंटीमेसी घनिष्ठता ख़त्म हो जाती है। दैट चूजेज राइट, और दिल का जो सादापन है, भोलापन है, जो सही गलत में फैसला करता है, वो गलत ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो लड़की फिर घमंडी हो जाती है। एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, इसलिए घमंडी लोगों के कोई दोस्त नहीं होते। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के कोई दोस्त नहीं बने। स्टूडेंट्स, आई होप you have understand it. We will be continue in our next video.